नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहमनी के जो संबंध थे कौन कौन से क्षेत्रों के साथ। तो गुजरात, मालवा और खानदेश के संग, यानी बहमनी का गुजरात के संग संबंध कैसा था, मालवा के साथ संबंध कैसा था, खानदेश के साथ संबंध कैसा था। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले आपको पता होगा 3 या 4 पार्ट वीडियो के बन चुके हैं इस चैप्टर के। ये जो चैप्टर है आपका यूनिट 2 है और इसमें जो है 4 पार्ट कम्प्लीटली हो चुके हैं। ये मे बी आपका 5वां पार्ट है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको प्रॉपरली जो है समझ आएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे टेलीग्राम पे चैनल है। चैनल की लिंक जो है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके हमारे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और इस यूनिट के जो नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, विजयनगर के अतिरिक्त बहमनी का अन्य प्रदेशों के साथ संघर्ष हुआ, जैसे गुजरात, मालवा, खानदेश, उड़ीसा और गोंडवाना। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहमनी और विजयनगर जो संघर्ष था वो बहुत ज़्यादा फेमस था और पेपर में अगर इस चैप्टर में से कुछ आएगा तो विजयनगर और बहमनी संघर्ष ही आने वाला है। इसको आप प्रॉपरली अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी सारा है उसमें हो सकता है कि आए, 20% चांस है, बट 100% है कि विजयनगर और बहमनी संघर्ष आपका आएगा ही आएगा। तो ये जो था बहमनी का जो संबंध था, आपको पता है कि विजयनगर के संग कैसे संबंध थे, संघर्ष वाले, लड़ाई वाले, झगड़े वाले, तो ऐसे संघर्ष थे। सेम ऐसे ही संघर्ष उसके गुजरात, मालवा, खानदेश, उड़ीसा और गोंडवाना के साथ भी थे। उड़ीसा और गोंडवाना के साथ युद्ध एक आध बार ही हुआ होगा, यानी उड़ीसा और गोंडवाना के साथ युद्ध जो है 1 या 2 बार ही हुआ है या आधा बार ही हुआ है। ये कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि इतिहासकारों को इसके बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले है, इसलिए आपकी बुक में भी इसको नहीं दिया गया इतने अच्छे से। और ना ही आप कहीं पे अगर अदर प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे बहमनी का किसी भी अन्य राज्यों के संग संघर्ष, तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कोई भी कंटेंट। क्यों? क्योंकि इतिहासकारों को कोई साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में हमें प्रॉपर पता ही नहीं लग पाता। बस इतना पता है कि इनके साथ भी संघर्ष हुआ, जैसे गुजरात के साथ, मालवा के साथ, खानदेश, उड़ीसा और गोंडवाना। युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार था, ये सभी को पता है। जैसा कि आप सभी को पता है पुराने टाइम पे जो युद्ध होते थे, अधिकतर युद्ध जो है वो उसका कारण, मुख्य कारण यही रहा है, साम्राज्य विस्तार, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं इसका भी मुख्य कारण यही था। देखो, आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया भी है, युद्ध तो काफ़ी हुए परंतु इतिहासकारों को कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इसमें से बहुत कम ही आपसे पूछा जाता है पेपर में। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ना, तब भी आप देखना कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कम, यानी ना के बराबर आप लोगों से पूछा जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके बारे में आप डीपली ही पढ़ो। जितना है बुक में, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लोगे तो काफ़ी है। इसके बाद हम बात करते हैं आंतरिक व्यवस्था के बारे में। देखो, आपको पता होगा जो अवस्था होती है बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है बाहरी और एक होती है आंतरिक। सपोज करो ये किसी का घर है ना, तो जाहिर सी बात है अगर हम बात करें लड़ाई की, तो लड़ाई भी 2 टाइप से होती है। एक घर के अंदर होती है, यानी लोगों के बीच में ही, मतलब जो भी हमारे फैमिली के सदस्य होते हैं, फैमिली मेम्बर होते हैं, उनके बीच में, या होता है गली मोहल्ले में, मतलब पड़ोस की आंटी वगैरह हो गई उनसे, है ना। तो यही चीज़ होती है आंतरिक अवस्था, और एक होती है बाहरी अवस्था। बाहरी अवस्था मतलब अपने नेबर्स वगैरह से झगड़े वगैरह, लड़ाइयाँ होना। लेकिन आंतरिक क्या होता है कि मतलब उस घर में ही, और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे घर से मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पे राज्य से। जैसे जो बहमनी राज्य है, यहाँ पे जो बहमनी राज्य है, हम इसके आंतरिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके अंदर के झगड़े के बारे में। बाहर के झगड़े तो हमने पढ़े, जैसे कि अभी मैंने पढ़ाया गोंडवाना का जो संघर्ष हुआ था या विजयनगर के साथ जो संबंध हुआ था, तो ये था बाहरी अवस्था। अब हम इनकी देखते हैं आंतरिक अवस्था, यानी बहमनी साम्राज्य के अंदर ही, मतलब जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी या जो युद्ध हुए या जो कारण बना वो क्या था। आंतरिक दृष्टि से बहमनियों को बहुत विद्रोह का सामना करना पड़ा,
जो कि राज परिवार के सदस्यों, अमीरों, स्थानीय सरदारों और जमींदारों के द्वारा किए गए थे। यानी बहमनी जो साम्राज्य है ना, उनके अंदर भी युद्ध हुआ, उस साम्राज्य के अंदर भी। जैसे राज परिवार के सदस्य ने एक दूसरे को मतलब लड़ाई वगैरह हुई होगी कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, या कोई राजा बन गया तो सरदारों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा होगा, युद्ध किया होगा। तो बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब बहमनी शासक अपनी चरम सीमा पर थे तो उनके राज्य की सीमाएं दक्षिण में एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक फैली थी। अगर हम बात करें कि कौन से किनारे से फैली थी, तो उत्तर में गोदावरी से लेकर दक्षिण में रायचूर तक की जो सीमाएं हैं ये फैली थी। बहमनी राज्य के अस्तित्व में आते ही लगातार उस पर आक्रमण होने शुरू हो गए। आक्रमण खतरा दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि सैनिक शक्ति बहुत कम थी। तो नए साम्राज्य होने के कारण वहाँ पे सैनिक शक्ति जो थी वो बहुत कम थी। ये आपका इतना टॉपिक था। अब हम बात करते हैं अपने केंद्रीय प्रशासन के बारे में। शासन का प्रधान सुल्तान था। आप सभी को पता है शासन का जो प्रधान है वो सुल्तान होता था। और अभी आप मुझे बताओ कि बहमनी साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। जैसे विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था, तो बहमनी साम्राज्य कौन सा साम्राज्य था, इसको आप कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। अब देखो, शासन का प्रधान जो था वो सुल्तान था, जो निरंकुश और स्वेच्छाकारी शासक होता था। जो केंद्रीय प्रशासन सामान्यतः 8 मंत्रियों के सहयोग से संचालित किया जाता था। यानी केंद्रीय प्रशासन जो है वो 8 मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था। अब वो 8 मंत्री कौन से थे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है वकील उस सल्तनत। ये एक टाइप का प्रधानमंत्री होता था। जैसे आज के टाइम पे जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उस टाइम पे उनको वकील उस सल्तनत के नाम से जाना जाता था। सुल्तान के सभी आदेश उसके द्वारा ही पारित होते थे। अमीर ए जुमला ये वित्त मंत्री था। वजीर ए अशरफ ये विदेश मंत्री था। वजीर ए कुल यह सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। निरीक्षण करने का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या रीचेक करना, रीचेकिंग करता था। उसके बाद है पेशवा, यह वकील के साथ संयुक्त रूप से कार्य करता था। और छठा है आपका नाजिर। ये जो है नाजिर जो है ये अर्थ विभाग यानी अर्थव्यवस्था से संलग्न यानी अटैच था, तथा उपमंत्री की भांति कार्य करता था। जैसे आज के डेट में उपमंत्री कार्य करता है ना, सेम ऐसे ही उस टाइम पर नाजिर कार्य करता था। उसके बाद आपका 8वां है सद ए जहर। राज्य का मुख्य न्यायाधीश था तथा धार्मिक कार्यों तथा राज्यों को दिए जाने वाले दान की भी व्यवस्था करता था। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पर, ये यहाँ पे 6th है, 7th ये होगा, देन 8 ये होगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। 7th है आपका कोतवाल या पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। तो ये जो 8 मंत्री थे, यही 8 मंत्री पूरा केंद्रीय प्रशासन मिलकर चलाते थे। उसके बाद है प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन आपको मैंने बताया था जो कि स्टेट लेवल पे होता है। वहाँ पे जो है स्टेट लेवल को ही प्रांतीय शासक या शासन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में उसी चीज़ को प्रांतीय को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता था। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया। कौन कौन से? फर्स्ट गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। यानी अगर ये इनका एक केंद्र है तो इस केंद्र को 4 भागों में बांटा और राज्य का नाम यानी प्रांत का नाम दिया गया। ये हो गया आपका गुलबर्गा, ये हो गया आपका दौलताबाद, ये है आपका बरार और ये है आपका बीदर। तो इन चारों में ऐसे इसको बांटा गया। प्रांतीय गवर्नर अपने अपने प्रांत में सर्वोच्च होता था तथा उसका प्रमुख कार्य अपने अपने प्रांत में राजस्व वसूलना, सेना संगठित करना व प्रांत के सभी नागरिक व सैनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की नियुक्ति करना था। तो ये तो हो गया आपके गवर्नर के कार्य। और एक प्रांत का जो हेड होता था वो गवर्नर ही होता था। जैसे आज के डेट में स्टेट का जो हेड होता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वैसे ही वहाँ पे प्रांत का जो हेड था यानी स्टेट का जो हेड था उसको हम गवर्नर कहते थे। मोहम्मद शाह तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, यानी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। किसके?
समय में, मोहम्मद शाह तृतीय के समय में इतना विस्तार हुआ कि जो ये शासन यहाँ से इतना बढ़ के इतना हो गया। तो जाहिर सी बात है अब इस 4 भागों में तो रहेगा नहीं। तो इन्हीं सूबों को क्या करा, उन्होंने 8 भागों में विभाजित कर दिया, यानी 8 टुकड़ों में बांट दिया। और जो ये सूबे होते थे ना, सूबे को ही जैसे आप पढ़ोगे अपनी बुक में, तो वहाँ पे एक टाइप कॉलम बना होगा, एक सूबे का, एक सूबेदार का। तो सूबे मतलब वही स्टेट को सूबे का दर्जा दिया गया या सूबे कहा गया है, और सूबेदार वही जो उनका हेड होता था। तो ये है 4 सूबे पहले थे, उसके बाद मोहम्मद शाह तृतीय के समय में 8 सूबे कर दिए गए। क्यों? क्योंकि बहमनी साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। उसके प्रधानमंत्री महमूद गवान ने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत प्रांतों को 8 सूबों में बांट दिया। अब वो 8 सूबे कौन कौन से थे हम देखते हैं। देखो, ये जो पहला आपका बरार था, है ना, बरार को 2 भागों में बांटा। ये है आपका गाविल एंड माहुर में। गुलबर्गा है, गुलबर्गा को 2 में बांटा, बीजापुर और गुलबर्गा में। दौलताबाद को दौलताबाद व जुन्नार में, और बीदर को राजमुंदी और वारंगल में विभाजित कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, ये 2 2 2 2 कितने हुए, 8 हुए। तो ऐसे इनको 8 सूबों में विभाजित कर दिया गया। तो यही थी वहाँ की प्रांतीय व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और आपका जो ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 मेरे साइड से कंप्लीट हो चुका है। फुल ऑफ नोट्स इसके जो हैं मैं आपको आज या कल मॉर्निंग तक टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी। और मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट 2 के बाद जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे वो यूनिट 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, सारे के सारे आपके मुग़ल पे ही होने वाले हैं। बाबर हो गए, हुमायूं है, शाहजहाँ है, अकबर, औरंगजेब, ये जितने भी चैप्टर हैं आपके सारे के सारे मुग़ल पे ही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इससे रिलेटेड यानी चैप्टर 2 से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको कमेंट करना सही नहीं लगता है, तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से। वहाँ पर 2 चैनल है, एक है हमारा ऑफिशियल चैनल जिस पे सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है, और वहाँ पे हम लोग आपको आए दिन नए नए क्यूज़ भी डालते हैं, साथ ही आपको नई नई चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। नोट्स वगैरह आपको उसी चैनल पे मिलते हैं। और उसी चैनल के आप जब पिन मैसेज देखेंगे तो पिन में आपको डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यानी बेसिकली एक चैनल है और एक ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप को आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में वहाँ पे आज की डेट में हमारे संग हज़ारों बच्चे जुड़ रखे हैं और वो अपना डेली के डेली डाउट क्लियर करते हैं। तो अगर आपको भी अपना डाउट क्लियर करना है तो आप जुड़िए हमारे डिस्कशन ग्रुप में। अगर इन केस आपको उसकी लिंक नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।